की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रायर नॉलेज या एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाना पड़ता है। 120 क्वेश्चन के साथ साथ अगर सही क्वेश्चन रहा, सही आंसर रहा तो उसके लिए आपको 1 मार्क क्या किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, दैट इज इंग्लिश, करंट अफेयर्स मतलब जीके, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड क्वांट, जिसको हम क्यूटी भी बोलते हैं। कोई भी ऐसे एज लिमिट का नहीं है कि भाई 18 साल, 17 साल, 16, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दी गई है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द PW क्लैट यूट्यूब चैनल। सो फाइनली क्लैट 2026 हो गया है। अब आती है बारी क्लैट 2027 की। तो जो स्टूडेंट्स क्लैट 2027 पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी की बात करें तो क्लैट 2026 में अराउंड 70,000 से लेके 80,000 स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं। तो उसी की बात करें, कुछ पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिला हमें क्लैट 2026 में, लेकिन हम वो पैटर्न का यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि क्लैट की वेबसाइट पे डिस्कस हुआ है। क्लैट की वेबसाइट पे जो मेंशन है वही पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम सब देखेंगे कि बेसिकली क्लैट का फॉर्मेट क्या है, क्लैट कितनी यूनिवर्सिटीज के लिए टारगेट किया जाता है, उसी के साथ क्लैट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और उन सब्जेक्ट्स में किस तरीके से आपसे पूछा जाता है वो देखेंगे, और आपको क्लैट में एलिजिबल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा वो भी देखेंगे। चलिए सबसे पहली चीज देखते हैं, दैट इज आपका इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। तो अभी हम अगर बात करें, क्योंकि आप क्लैट 2027 पे फोकस करेंगे, तो क्लैट 2027 दैट इज यूजी अंडर ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो वहां पर बेसिकली क्या किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग स्किल्स एक स्टूडेंट की चेक की जाती है। क्योंकि जो क्लैट का एग्जामिनेशन है वो पूरा पैसेज बेस पे आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आता है। चाहे वो आपका जनरल नॉलेज हो, चाहे आपका लीगल हो, चाहे लॉजिकल हो, चाहे इंग्लिश हो, सब एक पैसेज के बेसिस पे आते हैं जहाँ पे बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन को चेक किया जाता है और एबिलिटी को चेक किया जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रायर नॉलेज या एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन ये चीज थोड़ी सी क्लैट 2026 में चेंज हुई है, जहाँ पे लीगल रीजनिंग में कुछ पैसेजेस में एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना पड़ा है। लेकिन अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो क्लैट का फॉर्मेट वो नहीं बोलता है। क्लैट का फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ ये बोलता है कि जो आपके पैसेज में दिया गया है वही आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। ठीक है, अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन होता है ये 2 आवर का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन के साथ साथ अगर सही क्वेश्चन रहा, सही आंसर रहा तो उसके लिए आपको 1 मार्क क्या किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज 0.25 मार्क्स की हर एक रॉन्ग आंसर की। और ये पैटर्न अभी तक फॉलो होता हुआ है, आगे भी यही फॉलो रहेगा कि 2 घंटे का पेपर रहेगा और उसी के साथ 120 आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये पूरा जो पेपर है क्लैट का, वो मेजरली 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से वो 5 सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या पूछा जाता है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, दैट इज इंग्लिश, करंट अफेयर्स मतलब जीके, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड क्वांट, जिसको हम क्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या रखना है, और वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको ये समझना जरूरी रहेगा कि उस सब्जेक्ट में एक्चुअल क्लैट पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में बेसिकली कुछ पैसेजेस दिए जाते हैं, वो पैसेजेस आपके अराउंड 450 वर्ड्स के होते हैं। ठीक है, ये जो पैसेजेस होते हैं बेसिकली कोई कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड होते हैं या कोई हिस्टोरिकली कोई चीज उठा ली जाती है, वहां से वो देते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि यहाँ से आपको कॉम्प्रिहेंड करके ये बताना है, इसका क्रक्स क्या है, इसकी समरी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वो पूछे जाते हैं उसमें। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन राइटिंग से रिलेटेड भी आपके पैसेजेस आते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, जो एक 12 पास आउट इजीली क्या कर लेता है, अटेम्प्ट कर लेता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके पूरा आरसी से रिलेटेड आता है, जहाँ पे फिक्शन, हिस्टोरिकल, नॉन फिक्शन सारी चीजें क्या की जाती है, कवर की जाती है। उसी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल उन्हें किसी भी एक हिस्टोरिकल या मान लो कोई एक डेटा से रिलेटेड दे दिया कि ये डेटा रहा है अभी का, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड ये डेटा रहा है, या कोई भी एक डेटा उन्हें मेंशन कर दिया, उस पर पूरा एक पैसेज दिया, उसके बाद उस पैसेज से रिलेटेड वो आपको क्या देंगे, 5 क्वेश्चंस देंगे।
उसको आपको बताना है, ठीक है। और वो 5 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रीड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है मेन पैसेज से, और उसी हिसाब से आपको अपना आंसर क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें वो कभी कभी आपसे इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन भी पूछ लेते हैं कि ये पैसेज से आपके हिसाब से क्या इन्फर हो रहा है, वो आप बताइए। इस पैसेज के हिसाब से आपका क्या मानना है कि किस तरीके से हम इसको कंक्लूड करेंगे, वो आप बताइए। तो ये सारी चीजें वहां पर इंग्लिश पे पूछी जाती हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज जनरल नॉलेज, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के पार्ट में आपका करंट अफेयर्स भी कवर किया जाता है, स्टैटिक भी कवर किया जाता है। जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक में आपका मेनली हिस्ट्री आती है, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें आती हैं, लेकिन ज्यादा पार्ट किस पे कवर किया जाता है, करंट अफेयर्स पे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में जो आपके लास्ट पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स रहेंगे उन पे पूरा फोकस रखा जाता है, जिससे रिलेटेड एक पैसेज दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बिल का रिलेटेड आया है, मान लो, या कोई नेशंस के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो उससे रिलेटेड एक पैसेज दे देंगे और फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे 1 लाइन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एक पैसेज होगा प्रॉपर, उस पैसेज में एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, वो आपको लगाने, ठीक है। तो जो जीके है वो मेजरली क्लैट में जो ज्यादा सेक्शन है वो करंट कवर करता है, कुछ सेक्शन स्टैटिक कवर करता है, और करंट में आपके लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट इज दैट इज आपका नेक्स्ट सेक्शन इज लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग की बात करें तो जैसा अभी हमने पैटर्न देखा है 2026 में, और एक बार और ये रिपीट हुआ था कि लीगल रीजनिंग में एक पैसेज उन्हें जीके से रिलेटेड रख दिया था। यूजुअली ये होता नहीं है, लीगल पैसेज में आपसे जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं, दैट इज करंट लीगल नॉलेज है, उसके बेसिस पे पैसेजेस होते हैं। आपके जो लॉ सब्जेक्ट्स है, जैसे टॉर्ट हो गया, क्राइम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मिसलेनियस लॉज हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, इनके ऊपर क्या आते हैं, पैसेजेस आते हैं, और उन पैसेजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनने आपका एक पैसेज दे दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने बताया कि आर्टिकल 19 ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपके ये रिस्ट्रिक्शन है और इसके कुछ फेमस केसेस है, और रिसेंटली एक केस भी हुआ है। तो ये उनने पूरी एक पैसेज की कहानी बना दी, उससे रिलेटेड आपको वो एक सिचुएशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स है, एक्स ने ऐसा ऐसा बोल दिया, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपको पैसेज एप्लीकेशन करके बताना है, ठीक है। तो लीगल रीजनिंग पूरी तरीके से सीए के करंट लीगल नॉलेज पे आजकल वो लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, पहले इतना फोकस नहीं रहता था, पहले सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका सब्जेक्ट्स पे रहता था। बट अगर अभी हम कुछ साल से जो पैटर्न देख रहे हैं उस पे क्लैट बहुत फोकस कर रहा है आपका करंट लीगल नॉलेज पे, तो करंट लीगल नॉलेज पे आपके पैसेजेस आते ही आते हैं। बाकी जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी क्या आएंगे, पूरे पैसेज आएंगे, जिसमें से आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर वो सिचुएशन बेस पे आपको क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। कुछ अभी हम क्लैट का जो 2026 का सैंपल पेपर आया था उसमें हमने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखे जो कि प्रिंसिपल फैक्ट से रिलेटेड थे। तो अब आने वाले जो बच्चे हैं उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो अभी तक हम प्रिंसिपल फैक्ट अवॉइड करते थे पिछले 3-4 साल से, अब उनको अवॉइड नहीं करना है, उन पे भी फोकस रखिए, क्योंकि सैंपल पेपर में उन्होंने दिया है, तो हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर 2027 में उसको इम्प्लीमेंट करें कि प्रिंसिपल फैक्ट वाली चीज भी दें। उसी के साथ असर्शन रीजनिंग के ऊपर भी आपको यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट इज दैट इज आपका क्या रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग अभी तक मेनली उसमें क्रिटिकल रीजनिंग पूछा जाता था, दैट इज सीआर, ठीक है। पहले जो क्लैट का पैटर्न था 2020 से पहले, तो उसमें एआर भी आता था आपका एनालिटिकल रीजनिंग, बट हमने जब से 2020 का पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद हम एक देखते जा रहे हैं कि सीआर के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अभी पिछले 1-2 साल से एआर आना ही कम हो गया था, बंद ही हो गया था मान लो, ठीक है। लेकिन अभी क्लैट 2026 में एकदम नया हुआ कि जहां पे सीआर देखने को नहीं मिला, क्रिटिकल रीजनिंग था ही नहीं, एनालिटिकल रीजनिंग पूरी तरीके से वहां पे था। तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ उन्होंने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे लिख कर रखा है क्लैट ने कि आपको आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, असर्शन, रीजनिंग ये सारी चीजें करना है, लेकिन अब आपको अपना फोकस फॉर द क्लैट 2027 एनालिटिकल रीजनिंग पे भी रखना है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल रीजनिंग तो उसमें हमारे जो भी सारे पैसेजेस होते हैं, पजल्स होते हैं, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो जब लॉजिकल रीजनिंग अभी तक अगर जो बच्चों को पता हो कि सिर्फ सीआर आता था, नहीं, अब इस बार पूरा क्लैट ने पैटर्न चेंज कर दिया है, अब की बार एआर भी आया है, तो अब आपको अपना एनालिटिकल रीजनिंग पे भी फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद आता है आपका
क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मैथ्स बेसिकली, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली 10th क्लास तक का मैथ्स होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियरली उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लिख कर रखा है कि 10th स्टैंडर्ड के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे आपके परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स में भी लोग फोकस नहीं करते हैं, प्लीज फोकस करना, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है जो आपको स्कोर दिला सकता है और मैथ्स की वजह से लोगों की AIR में काफी डिफरेंस आया है। तो मैथ्स पे अपना फोकस स्टार्टिंग से ही रखना है जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि क्या क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल है क्लैट के लिए, ठीक है। तो जो कैंडिडेट जिसने अपना 10+2 क्या कर लिया है, पास कर लिया है, वो पर्सन पूरी तरीके से एलिजिबल है क्लैट के लिए। अगर हम बात करें कि एक क्राइटेरिया क्या रहता है परसेंटेज का, तो मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए रहते हैं। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 40% चाहिए रहते हैं, बट जनरल के लिए 45% रहेंगे, ठीक है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा क्लैट के लिए उसको अपना पूरा जो एग्जामिनेशन का पासिंग का प्रूफ है वो देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो 12th में है वो नहीं दे सकता, वो बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले क्लैट तो हो जाएगा, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट जब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा तो आप वहां दिखा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो 12th में है वो नहीं दे सकता, वो भी बिल्कुल दे सकता है एग्जामिनेशन होने के पहले, ठीक है। कोई भी ऐसे एज लिमिट का नहीं है कि भाई 18 साल, 17 साल, 16, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं दी गई है। बस जो मेन है एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, ठीक है। नेशनलिटी जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके इंडियन मतलब नेशनल्स NRI भी दे सकते हैं क्लैट, ठीक है। बाकी जो क्राइटेरिया है, अगर कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन है या कोई भी ऐसा कहीं पर नाम है क्रिमिनल रिकॉर्ड में, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, जो कि सारे एग्जामिनेशंस के लिए होता है, वो लोग एलिजिबल नहीं होते। बट बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि 10+2 आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मिनिमम परसेंट उन्हें बता के रखा गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है किसके बारे में, क्लैट के बारे में। एंड अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब जल्दी से टाइम निकलेगा और ये सारे सेक्शंस पे और क्लैट 2026 को प्रॉपर एनालाइज कर कर ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। बाकी जो इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे वो हम लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।